हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट Cr3+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं, उसके बाद उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो ग्राउंड स्टेट के लिए इसका एटॉमिक नंबर जरूरी होना पता होना जरूरी है। तो क्रोमियम क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम 24, करेक्ट। अब आर्गॉन रहेगा नोबल गैस, इससे शुरुआत करेंगे हम। और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स 3d और 4s में जाएंगे। तो पहले 2 तो इसमें जाएंगे और 4 इसमें जाएंगे। अगर ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये क्या सोचता है कि भाई मैं मेरा 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में डाल के 3d को 5 कर दूं तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाता हूँ। इसीलिए ये कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। ओके, 3d5 4s1। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? पहले आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से 2। तो अपना Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गॉन 3d3। यहाँ से 1 गया, यहाँ से 2 गए, 3 गए, तो बचे यहाँ पे 3। 5 में से 2 गए, 3d3। ओके, अब आते हैं प्रोमीथियम 3+ पे। अब प्रोमीथियम लैंथेनाइड्स का एलिमेंट है। अब लैंथेनाइड्स में प्रोमीथियम कौन सा नंबर पे आता है? लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम 5वें नंबर पे। तो लैंथेनम जो है वो 57 है। अब सीरियम 58 है। तो इसका मतलब लैंथेनम के बाद 5वें नंबर, 4थे नंबर पे आ रहा है प्रोमीथियम। तो इसका कितना होगा? 57 + 4 61। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। अब एटॉमिक नंबर मिल गया 61। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ज़ेनॉन 54, राइट। अब आगे लिखना है 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने इसमें। तो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का कैसा रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-2f। तो ये 6वें पीरियड में है, तो n6 है, n-2, 6 - 2 4 f ns। तो ns के पहले n-1 d आता है, पर मैंने जानबूझ के उसको स्किप किया क्योंकि हमें पता है प्रोमीथियम इसमें d में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है। ओके, तो d वाले को स्किप कर दो फिलहाल के लिए, बचेगा क्या? ns, तो 6s। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स ज़ेनॉन के बाद, 54 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? 2 पहले इसमें भरेंगे भाई, पहले इसमें जाएंगे क्योंकि लोअर एनर्जी वाला है। उसके बाद आएंगे 4f में। अब 4f में कितने बचे? 7 में से 2 गए, 5, तो 4f5। अब ये प्रोमीथियम का ग्राउंड स्टेट है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है अभी हम अपने को। इसमें से 2 जाएंगे, इसमें से 1 जाएगा। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ज़ेनॉन। तो क्या होगा? ज़ेनॉन 4f, इसमें से 2, इसमें से 1 गया, 4f4। ओके, अब Cu+। अब कॉपर, जिंक के पहले जिंक 30, कॉपर 29, तो Cu29। अब इसकी भी कहानी कुछ क्रोमियम की तरह ही होगी। देखो, हम लिखेंगे आर्गॉन, फिर उसके बाद 3d 4s। अब 4s में 2 जाएंगे तो 18 के बाद 2 20, फिर 9 इसमें जाएंगे, ऐसा लिख देंगे। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन तो ले लूँ बस d में, तो d फुल हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, कॉपर बोलेगा। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एग्जिस्ट करता है। आर्गॉन 3d10, यहाँ से 1 गया, 4s1। अब Cu+ चाहिए हमें, +1, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना है हमें, तो s से ही जाएगा। तो s से गया तो 3d10 बचेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका? आर्गॉन 3d10। अब सीरियम 4+। सीरियम लैंथेनम के बाद ही तो सीरियम आता है। लैंथेनम 57, सीरियम 58। अब 58 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होता है? 54 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर 54।
किसका होता है एटॉमिक नंबर 54? ज़ेनॉन का। मिल गया देखो ऐसी। इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं, ज़ेनॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। तो अब देखते हैं कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट है आयरन के बाद आता है, 26 के बाद 27। ओके, तो कोबाल्ट 27। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो शुरुआत करेंगे आर्गॉन से, नियरेस्ट नोबल गैस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में और जाएंगे बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन 3d में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s में से 2 निकल गए, तो अपने CO2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर्गॉन 3d7। फिर ल्यूटेशियम 2 प्लस, लैंथेनाइड्स का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 71। ओके, क्योंकि 58 से लेके 71 तक होते हैं लैंथेनाइड्स। तो अब नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा? 54, ज़ेनॉन। उसके बाद ये 6th पीरियड वाला है, तो और F वाला है, तो ऐसे जाएगा n-2f मतलब 4f, n-1d 5d और ns 6s। ओके, यहाँ पे n अपना 6 है क्योंकि 6th पीरियड में। अब 71 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो ज़ेनॉन के बाद 54 के बाद 71 मतलब 6 10 16 1 17 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? पहले 2 इसमें, उसके बाद 6s के बाद 4f में भरेंगे। 4f में कितने जाएंगे? टोटल 14 जा सकते, तो 2 और 14 हो गए 16, हमें भरने हैं 17, तो 1 इसमें डाल देंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से 2 निकालना है, तो 2 यहां से खुशी खुशी से निकल जाएंगे, तो क्या होगा अपना Lu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज़ेनॉन 4f14 5d1। ओके, अब आते हैं Mn2 प्लस, मैंगनीज 25 एकदम बीच में। अब 25 शुरुआत करेंगे आर्गॉन से, फिर 4s2 3d में 5, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, 4s में से 2 गए, तो क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये आउट, तो आर्गॉन 3d5। और थोरियम, थोरियम एक्टिनियम के बाद थोरियम, तो एक्टिनियम 89, थोरियम 90, तो 90 है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 86 इलेक्ट्रॉन हो गए। 86 इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर 86, कौन सा है नोबल गैस एटॉमिक नंबर 86? रेडॉन। तो इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रेडॉन के समान ही होगा। हो गया। तो चलो देखते हैं दूसरा सवाल। Why are Mn2 plus compounds more stable than Fe2 plus towards oxidation to their +3 state? अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मैंगनीज +2 में है वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहते, और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें Fe+2 में है वो ऑक्सीडाइज होना चाहते। अब ऐसा इसीलिए, देखो पहले Mn+2 का केस देखते, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें Mn+2 में है, तो अभी हम लोग ने देखा था इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Mn रहता तो सिर्फ 4s2 3d5, अब 2 गए तो सिर्फ हो गए 3d5। ओके, आर्गॉन 3d5, तो इसका मतलब ये d5 कॉन्फ़िगरेशन में जो हाफ फील्ड है, स्टेबल है, अब ये ऑक्सीडाइज होके Mn+3 में नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि और एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको ऑक्सीडाइज होना है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से ही जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d4। अब ये तो हाफ फील्ड नहीं है, अनस्टेबल है ये, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ से अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाएगा भाई? इसीलिए ये फेवर नहीं करते टू गेट ऑक्सीडाइज टू देयर +3 स्टेट। अब देखेंगे Fe2+ वाले कंपाउंड्स। अब Fe2+ में देखो इसका 26 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 3d6 बच जाएगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकल गए तो 3d6। अब इसे ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में जाना बहुत पसंद करेगा ये। क्यों? क्योंकि और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें Fe+2 Fe3+ में जाएगा, क्योंकि और एक इलेक्ट्रॉन यहां से दिया जाएगा, तो 3d5 हो जाएगा ये। और हमें तो पता है हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये भागेगा इस तरफ। इसीलिए Fe2+ जिसमें होते हैं कंपाउंड्स में, वो टेंड टू ऑक्सीडाइज ऐसे कंपाउंड में जिसमें Fe+3 में जाए। बस अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब इसे कुछ ऐसे समझते, देखो फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते? फर्स्ट हाफ में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, पहला हाफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो भर रहे डी ऑर्बिटल में, वो कैसे भर रहे? अब समझ लो 4s जो है वो इसमें भी 4s2 है, इसमें भी 4s2 है, इसमें भी 4s2 है, बस इसी में 4s1 है। ओके, इसमें भी 4s2 है। तो 3D में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे? 4s2 के बाद 3d1, फिर इसमें 3d2, इसमें 3d3, इसमें 3d5 हो रहा है बस, क्योंकि 4s का एक यहां पे जा रहा है तो 3d4 को 3d5 कर रहा है। ओके, और इसमें भी 3d5। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो d ऑर्बिटल्स है, ओके, इसमें बस एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस केस में 2 है, इसमें 3, इस केस में 5 है, क्रोमियम के केस में, और मैंगनीज के केस में भी 5 ही है। तो d ऑर्बिटल्स में सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही भर रहे। अब जब ये +2 स्टेट में जाएंगे सारे एलिमेंट्स, ओके, तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, यहां से इसके गए, यहां से इसके गए, इसका क्या होगा? इसका यहां से एक जाएगा, यहां से एक जाएगा, तो होगा क्या? इसका 3d4 हो जाएगा। ओके, और इसके भी 2 यहां से जाएंगे। तो ऐसे समझ लो ये सारे भूल जाओ अभी। ओके, तो +2 में ये सब गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? स्कैंडियम का 3d1, टाइटेनियम का 3d2, वेनाडियम का 3d3, क्रोमियम का 3d4, मैंगनीज का 3d5। तो जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट रो में, फर्स्ट हाफ में आगे आगे जा रहे, ये जो ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल्ड होते होते जा रहे। ओके, तो अभी हमने देखा था कि इनके जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट रो के फर्स्ट हाफ में, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इनके जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ये डी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड स्टेट अटेन कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि हाफ फील्ड स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी की ओर जा रहे, ज्यादा ज्यादा स्टेबल हो रहे, तो बस इसीलिए +2 स्टेट्स जो है वो ज्यादा ज्यादा स्टेबल हो रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। अब जब हम फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उनमें जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो उनके हाफ फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से होते हैं। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंगनीज, तो मैंगनीज +2 से लेके +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और उसमें सबसे स्टेबल +2 होता है। क्यों? हमने देखा है, क्योंकि देखो मैंगनीज +2 जब होता है, नॉर्मली मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2, 4s2 में से 2 निकाल दो तो 3d5 बचेगा, यही होगा मैंगनीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गॉन 3d5, तो ये जो 3d5 है ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये हाफ फील्ड है, इसीलिए इसका +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अब जिंक की बात करेंगे तो जिंक भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ऐसा क्यों? देखो Zn में जो +2 स्टेट है, ऐसे देखेंगे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3d10 4s2 होगा। अब +2 में 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो क्या होगा? आर्गॉन 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और देखो ठीक से d10 है, कंप्लीटली फील्ड इसलिए ज्यादा स्टेबल, इसीलिए इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What may be the stable oxidation state of the transition element with the following d electron configurations in the ground state of their atoms? तो पहला है 3d3, तो 3d3 मतलब ग्राउंड स्टेट में है तो 4s2 भी होगा। अब 4s2 3d3 ये क्या हो गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम। ओके, तो ये वेनाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें पता है ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन देके ये पूरे के पूरे पहले 5 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो सकता है, तो +5 आर्गॉन बन सकता है ये। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन देके भी ये स्टेबल हो सकता है, और ये 2 और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन देके भी ये स्टेबल हो सकता है। तो इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन में, जिसमें डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे बताई जाती है, तो वो सब आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। फिर 3d5 देखते हैं हम अभी। तो 3d5 भी 4s2 के साथ ही होगा। अब 4s2 3d5 किसका है? मैंगनीज का, हमें पता है। अब मैंगनीज
+2 से लेके +7 तक शो करता है, पर उसके स्टेबल जो होते हैं वो +2 होता है और +7 होता है। ओके, अब इसका ऐसा भी कुछ हो सकता है, 3d5 में हम 4s1 भी रख सकते हैं सिर्फ। ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, किसका? क्रोमियम का, जिसमें 3d5 है पर 4s1 है उसमें। ओके, तो क्रोमियम स्टेबल होता है +3 में और +6 में। अभी +6 में क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। और +3 में क्यों? क्योंकि वही फंडा आता है इसमें भी जो आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्रोमियम क्यों स्टेबल होता है। ओके, फिर आते हैं 3d8 पे, तो 4s2 3d8 ऐसा होगा ग्राउंड स्टेट, तो यह आएगा निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकल हमें पता है +2 स्टेट में ही स्टेबल होता है। और 3d4, ओके, ये दो इलेक्ट्रॉन देखिए स्टेबल होगा। और 3d4 देखेंगे तो सेम चीज ऐसी होगी। 3d4 में तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, 4s2 3d4 ऐसा कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी। क्रोमियम का हो सकता था, पर क्रोमियम क्या करता है, यहां से एक उठा के ले लेता है उसके पास, तो 4s1 3d5 ही होता है ये। अब 4s1 3d5 का हम लोग ने देख लिया यहाँ पर, +3 और +6। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेम द ऑक्सोमेटल एनायंस ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन विच द मेटल एग्जिबिट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। अब थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं इसे। ऑक्सोमेटल एनायन, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन होगा, मेटल मेटल होगा, एनायन मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम लोग n नेगेटिव चार्ज समझ लेते हैं, -1 -2 जो भी होगा। ओके, किसका चाहिए हमें? फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो ये मेटल किस कौन से रहेंगे? स्कैंडियम से लेके जिंक तक होंगे, कोई भी। ओके, अभी कौन सा? इन विच मेटल एग्जिबिट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसका ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए। अब भाई कहां से लाए ऐसे? तो हमें पता है, हमने पढ़ा है चैप्टर में कि ऑक्सोमेटल एनायंस जो होते हैं ना, वो मोस्टली अच्छे से वेनाडियम बनाता है, क्रोमियम बनाता है, मैंगनीज बनाता है। तो चलो इनसे बना के देखते। तो वेनाडियम लिया मैंने, ऑक्सीजन लिया। अब मुझे क्या चाहिए? वेनाडियम मुझे पता है ग्रुप 5 में होता है, आपको पीरियोडिक टेबल ठीक से पता होगा तो आप समझ लोगे। ग्रुप 5 में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? +5 ही होगा। इसका माइनस होगा तो इसका प्लस में जाएगा, और ग्रुप नंबर 5 है तो +5 होना चाहिए। अब +5 कैसे करे भाई इसको? तो देखो कुछ ऐसे कर सकते। अगर मैंने 3 ऑक्सीजन ले लिया तो यहां पर ऑक्सीजन के हो गए -6 और -1 बाहर ले लिया मैंने, तो -6 जब बाहर जाएगा तो +6 हो जाएगा। -1 +6 मतलब +5, हमारे वेनाडियम का हो गया +5। ये बन गया अपना ऑक्सोमेटल एनायन। अब ऐसे क्रोमियम और मैंगनीज का तो हमने पढ़ा है पोटेशियम डाइक्रोमेट में और पोटेशियम परमैंगनेट में। देखो डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, इनमें ना, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। अब आप चेक कर लोगे यहां से भी तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो क्रोमियम ग्रुप 6 में होता है, मैंगनीज ग्रुप 7 में होता है, मेटल ऑक्सीजन ऑक्सोमेटल एनायन ऑक्सोमेटल एनायन, मिल गया हमारे तीनों भी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम से ही बता सकते हैं। लैंथेनॉइड्स जो है, ओके, लैंथेनम से, अभी इसके पहले लैंथेनम रहता है 57 हमको पता है, तो लैंथेनम से जैसे हम लोग ल्यूटेशियम तक आ जाएंगे यहां तक, तो इनके एटॉमिक और आयोनिक साइजेस में थोड़ा डिक्रीज होते होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक आएंगे तब तक, और इसी को कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके पीछे की वजह क्या है? तो देखो हम लोग को पता है कि एटॉमिक साइज में डिक्रीज क्यों हो रहा है वो पहले देखते हैं हम लोग। तो ये है समझो अपना 4f वाला सबशेल, तो पूरा ये 4th शेल में है, ये समझ लो ये 5th शेल है और ये है हमारा 6th शेल। लैंथेनॉइड्स के केस में 4f 5d और 6s में भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो समझ लो ये 5th शेल, ये 6th शेल। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस रहेगा लैंथेनॉइड्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें ऐड हो रहे हैं, 4f में ऐड हो रहे हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स भी इनर शेल में ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो शील्डिंग बढ़नी चाहिए थी, करेक्ट? तो शील्डिंग भी बढ़ती, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता, तो इसका इंफ्लुएंस बाहर तक जाता नहीं ज्यादा। पर हो क्या रहा है हमें पता है, ये f इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही पुअर शील्ड करते, तो इसी के वजह से
ये जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पा रहा है और इसीलिए ये इसको थोड़ा सा अंदर खींच रहा है। बस अब ये था, इसीलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था। अब आयोनिक साइजेस के बारे में बात करेंगे तो समझो लैंथनम या फिर लैंथेनॉइड्स के +3 स्टेट को देखते हैं हम लोग। तो +3 स्टेट में ये 5th और 6th शेल जो होंगे ना उसमें कुछ भी नहीं होगा, ओके, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, यहां से भी उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, ओके। तो आ जाएंगे हम लोग सिर्फ 4th शेल पे, ओके, जिसमें 4f वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे। अब ये रहा न्यूक्लियस। अब इसके लिए आउटर मोस्ट शेल तो ये ही रहेगा बस, क्योंकि इसके बाहर तो अभी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अब एडेड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4f ऑर्बिटल में ऐड हो रहे, ओके, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हो रहे। अब हमें पता है कि f ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है बहुत डिफ्यूज होता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस किनारे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे किनारे, तो कैसे भाई ये इसको शील्ड कर पाएगा? न्यूक्लियस अगर यहाँ पर है तो ये इसको कैसे शील्ड कर पाएगा? देखो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली आने वाले इलेक्ट्रॉन पर पड़ रहा है, तो इसीलिए ये फिर खींच रहा है, इन्फ्लुएंस पड़ रहा है तो ये इसको खींच रहा है आगे, तो इसीलिए साइज जो है वो थोड़ा कम हो रहा है बस। तो चलो देखते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि ये जो सेकंड सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ओके, और ये थर्ड सीरीज, इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। अब कैसे? तो देखो हमने पढ़ा है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक साइज कम कम होते जाता है, करेक्ट? तो होता क्या है, हम लोग को पता है डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तब साइज बढ़ेगा, तो यूट्रियम से हम जब लैंथेनम तक जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, पर लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जा रहे हैं तब साइज कम इतना हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम इतना कम हो रहा है कि भाई ये जिरकोनियम का जो साइज है 160 पिकोमीटर कुछ है, और हैफनियम का साइज 159 पिकोमीटर हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो जाता है इनका साइज। ऐसे जाएंगे तो ये नियोबियम और टैंटलम, इनका भी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इनका भी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऐसे ऐसे जाएंगे तो पूरे सेकंड और थर्ड सीरीज एलिमेंट्स जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके साइजेस सेम हो जाते हैं। अब अगर समझो साइज सेम हो गए हैं तो बाकी के सारे प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगे। अब बेचारे इनके सारे प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से ये नेचर में एक साथ पाए जाते हैं। तो हमारे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने क्या काम कर दिया? काम बढ़ा दिया अपना, नेचर में एक साथ पाए जा रहे तो इनको सेपरेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। अब दूसरा कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, क्या है? लैंथेनॉइड्स के बीच की सिमिलैरिटी। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने देखा था कि साइज बहुत कम कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ही साइज कम होने की वजह से ऑलमोस्ट इनके साइजेस एक ही रेंज में होते हैं, और इसी वजह से इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाते हैं। अब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर तो फिर से वही कहानी, नेचर में एक साथ पाए जाएंगे, और फिर इनको प्योर स्टेट में अलग अलग करना, जैसे प्रोमीथियम को समारियम से अलग करना, यूरोपियम को गाडोलियम से अलग करना मुश्किल हो जाता है। पर आजकल कोई नई एडवांस टेक्निक्स के वजह से, जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड वगैरह, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है। कैसे? तो इनके जो ट्राइवैलेंट आयंस है, इनके साइजेस में जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, इसके वजह से इनके कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि सोल्यूबिलिटी, हाइड्रेशन, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, ऐसे प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, और इसी थोड़े बहुत फर्क को यूज करके इनको सेपरेट किया जाता है। तो आप देखते हैं तीसरा कॉन्सिक्वेंस, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनकी बेसिसिटी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। अब कैसे देखते हैं? तो देखो ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है, जैसे कि समझो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड से लेके हम लोग अगर ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड तक जा रहे हैं तो उनका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है, ये सब ये समझते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है साइज में, तो यहां पर ये लैंथेनम जो है वो +3 स्टेट में है, यहां पर ये ल्यूटेशियम भी +3 स्टेट में, मतलब सब लैंथेनाइड्स +3 स्टेट में है इनके बीच में जो भी हाइड्रोक्साइड्स बना रहे। अब हमने देखा है कि +3 स्टेट में जो इनके आयंस है, आयोनिक रेडिया इनका कम होता है, वो तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो अगर आयोनिक रेडिया इनका कम हो रहा है, कैटायोनिक रेडिया कम हो रहा है, तो हमने पढ़ा है कैटायोनिक रेडिया कम हो रहा है मतलब साइज कम हो रहा है, ओके, कैटायन का, तो उसका मतलब क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, क्लास 11 चैप्टर 4। तो अब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से इसकी बेसिसिटी पे कैसे फर्क पड़ रहा है? देखो ये स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे OH के साथ,
तो ये OH को जाने नहीं देंगे। अगर ये OH को जाने नहीं देंगे तो इनकी बेसिसिटी कम कम होती जाएगी, और यही हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। What are the characteristics of transition elements and why are they called transition elements? Which of the D block elements may not be regarded as the transition elements? पूरी कहानी में ट्रांजिशन एलिमेंट ही चल रहा है। तो चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके पास मेटालिक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब मेटालिक लस्टर है, मैलेबल है, डक्टाइल है, और थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी बहुत अच्छी है, और इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। ओके, फिर अब जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैंगनीज को छोड़ के बाकी के सारे ट्रांजिशन मेटल्स कुछ स्पेसिफिक मेटालिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि HCP, CCP, BCC, ये सब आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट में। इनके पास मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं इनके बहुत हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, और इनकी डेंसिटी भी काफी हाई होती है, हमने चैप्टर में पढ़ा है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, आपको पता ही है। मैंगनीज +2 से लेकर +7 तक शो करता है। बहुत सारे बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर इनके पास एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। अब अगले चैप्टर में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, यही तो मेटल्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, और कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं। हमने पढ़ा है कि कैसे अलग अलग टाइप के कलर्स ये एग्जिबिट करते हैं इनके आयंस, ओके, और इनके कंपाउंड्स। फिर इनके पास एबिलिटी होती है अलॉय फॉर्म करने की दूसरे मेटल के साथ मिलकर, जैसे कि कॉपर जिंक के साथ मिल जाता है, ओके, टिन बनाता है। फिर कॉपर जिंक के साथ मिल जाता है, ब्रास बनाता है, और फिर कॉपर ही टिन के साथ मिल जाता है और ब्रॉन्ज बनाता है। या फिर आप ऐसे भी एग्जांपल्स पता है आपको, क्रोमियम वगैरह यूज होता है स्टील बनाने में, आयरन यूज होता है, क्रोमियम यूज होता है, ओके। फिर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं ऐसे एटम्स के साथ, कौन से, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब ये क्यों? क्योंकि इनके साइजेस काफी छोटे होते हैं और ये फिट हो सकते हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, तो ऐसे एटम्स के साथ ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो बढ़ते हैं इनके अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। एज अ गुड कैटलिस्ट ये बिहेव कर सकते हैं। हमने कितने रिएक्शंस में देखा रहेगा अभी तक, निकल यूज हुआ होता है, पैलेडियम यूज होता है, प्लैटिनम यूज होता है, वेनाडियम यूज होता है। ये सारे कैटलिस्ट हम लोग बहुत सारी रिएक्शंस में यूज करते हैं, ओके। और इनके पास पैरामैग्नेटिक नेचर भी होता है, ये भी पढ़ा है हमने। क्यों? क्योंकि इनके पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टली फिल्ड होते हैं, तो पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए। अब आते दूसरे सवाल पर कि इनको भाई ट्रांजिशन क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज के बीच में। किनके प्रॉपर्टीज के बीच में की चेंज? ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनके प्रॉपर्टी से लेके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का, वो इनके थ्रू हो रहा है, और इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के तीसरे सब क्वेश्चन पर, जिसमें यह पूछा गया था कि कौन से एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। तो देखो, IUPAC के अनुसार ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनमें पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो इन न्यूट्रल या फिर आयोनिक स्टेट में, ओके। तो इसका मतलब ये जो हमारे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरनीशियम जो है, हमें पता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 तो भर गया है, यहाँ पे 3d10 होगा, यहाँ पर 4d10 होगा, 5d10, 6d10 ऐसे। तो इसका मतलब इनका जो d ऑर्बिटल है ये d10 है पूरा का पूरा। अब न्यूट्रल स्टेट में d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। आयोनिक स्टेट की बात करें तो इनके बस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो होंगे, 4s2 वाला ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d10, 4d10, 5d10, 6d10 वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं लूज होंगे। तो इसका मतलब ये ना न्यूट्रल स्टेट में इनके डी ऑर्बिटल्स पार्टली फिल्ड है, ना ही आयोनिक स्टेट में इनके डी ऑर्बिटल्स पार्टली फिल्ड है। इसीलिए जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरनीशियम, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे नहीं कहते, इनको हम लोग उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करते। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। In what way is the electronic configuration of the transition elements different from that of the non-transition elements? तो हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेकेंड लास्ट शेल में ऐड होते हैं, एंटर होते हैं, या फिर पेनल्टीमेट शेल में ऐड होते हैं, वो भी डी ऑर्बिटल्स में। तो इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो पार्टली फिल्ड होंगे। अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, करेक्ट, और एस या फिर पी ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक तो डी ऑर्बिटल सबसे पहला केस कंप्लीटली फिल्ड होगा, ओके। किसमें? देखो, ये जो सब एलिमेंट्स हैं, जिंक के बाद के पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये पूरे नीचे वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें
डी ऑर्बिटल्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। ये देखो, रूबिडियम से लेके फ्रांसियम तक जाएंगे हम लोग और स्ट्रॉन्सियम से लेके रेडियम तक जाएंगे, तो ये भी, इनमें भी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर सोडियम से लेके आर्गॉन तक और फिर पोटेशियम कैल्शियम तक, इनमें डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एम्प्टी होंगे। इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है हमारे नियॉन तक, हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक, इनमें तो भाई साहब डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। ये तो फर्स्ट शेल में जा रहा है हाइड्रोजन में और हीलियम में, और यहाँ पर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय द लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं, वो कौन से हैं? +2, +3 और +4, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। और इनमें से सबसे कॉमन होता है +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है। अब देखते हैं अगला सवाल, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। फर्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पार्टली फिल्ड होते हैं। अब उनके वजह से डी ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही पार्टली फिल्ड होने की वजह से। अब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बस इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। अब सेम कहानी फिर से, पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फिर से गेम खेलते हैं, इन्हीं के वजह से इनके जो एटम्स है ट्रांजिशन मेटल्स के, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन करते हैं। तो इसके वजह से होगा क्या, इन एटम्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और एटम्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी जो लगती है उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसी का मतलब, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा लगेगी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अब इसके पीछे की स्टोरी इनके इलेक्ट्रॉन से ही होती है। देखो, तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में एकदम इन डेप्थ, तो ये स्प्लिट हो जाते हैं हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स में और लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल्स में। यहां पर हम लोग इतना इन डेप्थ में नहीं देखेंगे। तो होता क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी उछल कूद करनी होती है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उड़ी मार के हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाते। अब कैसे जाएंगे? ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, अब ये जो रेडिएशन है ये विजिबल रीजन को बिलोंग करता है, तो कोई ना कोई कलर वाला रेडिएशन ही एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाता है। अब कोई कलर वाला रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है उसे वो एमिट करेगा। तो जो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है उसे वो एमिट कर रहा है, तो जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है उसका कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उस रेडिएशन से जो एब्जॉर्ब करता है। अब ये दूसरी वाली बात थोड़ी ध्यान से समझते हैं। जो एमिट कर रहा है, तो समझो एग्जांपल लेते हैं Ti3+ का। अब ये पर्पल कलर का रेडिएशन एमिट करता है, ओके, तो इसका मतलब ये एब्जॉर्ब कौन सा कर रहा है? पर्पल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर का रेडिएशन, वो होता है येलो, बस। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की उछल कूद की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या खेल खेलते हैं? देखो, तो इनके जो एटम्स होते हैं सरफेस पर, कैटलिस्ट के जो एटम्स हैं, ओके, सरफेस वाले, ये क्या करते हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना देते हैं, कुछ ऐसे समझ लो। तो इससे हो क्या रहा है, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो दूर थे कहीं पर, वो इसके सरफेस पर आ रहे हैं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। प्लस इनके साथ बॉन्ड बनाने की वजह से, कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से इनके बीच की बॉन्डिंग, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग भी वीक हो रही है। अब इन दोनों के वजह से इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर कैटलिस्ट यूज नहीं करते तो कुछ ज्यादा होता, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट यूज करने पर कम हो रहा है। बस हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है, फटाक से रिएक्शन में से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट तक जा रहे और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने कैटलाइज कर दिया रिएक्शन को। अब इनकी दूसरी खास एबिलिटी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, हमें तो अच्छे से ही पता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, Fe3+ जो होते हैं ये कैटलाइज करते किन के बीच का रिएक्शन?
आयोडाइड आयंस और परसल्फेट आयंस के बीच का रिएक्शन। तो कुछ ऐसा हो जाता है, आयोडाइड आयंस अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्हें दान कर देते हैं परसल्फेट आयंस को और आयोडीन बन के निकल जाते, और परसल्फेट आयंस के पास 4 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये खुद को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि सल्फेट आयन बन जाता है और 2 सल्फेट आयंस बना लेता है। तो ये 4 नेगेटिव चार्जेस ये बरोबर अपने ऊपर बैलेंस कर लेते हैं। अब ये जो रिएक्शन है इसे हमको फास्ट करना है, तो ले आओ Fe3+ को। तो ये क्या करता है, तो ये अपना हीरो जो है Fe3+, ये आयोडीन को, ये आयोडाइड आयंस को बोलता है कि भाई साहब तुम लोग के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो मुझे। तो ये इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके इनको बनाता है आयोडीन, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक Fe3+ लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा Fe3+ लेगा। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 Fe3+ मॉलिक्यूल्स लेंगे और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से चार्ज कम हो जाएगा, Fe2+ हो जाएंगे। तो 2 Fe2+ यहां पर आपको मिलेंगे। देखो अब हमें सभी को पता है, हमने पढ़ा भी है, ये Fe3+ ज्यादा स्टेबल होता है Fe2+ से। यहाँ पर D5 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फिर से जाएगा इनके पास, यहाँ पर आएगा और बोलेगा परसल्फेट आयंस को कि भाई साहब जाने दो, अभी गलती से मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया है आयोडीन से, अब तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा Fe2+ दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन दे के Fe3+ बन जाएंगे। तो ये फिर से Fe3+ बन गया, देखो 2 Fe3+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके S2O8, और ऑलरेडी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये खुद को कुछ ऐसा एडजस्ट कर लेगा कि ये SO4 2- बन जाएगा और 2 SO4 2- बनेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बरोबर से अपने ऊपर झेल लेगा ये। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक आ गए। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।